नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले आप सभी के लिए राहत भरी खबर। 1 जून से चलने जा रही 200 ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। आज से रेलवे टिकट की ऑफलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई है। यात्री आईआरसीटीसी के ऑथराइज्ड जो एजेंट हैं, इनके अलावा जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं, रेलवे स्टेशन के काउंटर हैं और तो और पोस्ट ऑफिस, वहां से भी टिकट कैंसिल भी करवा सकते हैं, टिकट ले भी सकते हैं। रेलवे ने 1 जून से 200 ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। इसमें एसी, नॉन एसी दोनों तरह की गाड़ियां होंगी। इससे पहले आपको याद दिला दें कि स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, श्रमिक स्पेशल चलाई गई थी, राजधानी कैटेगरी की ट्रेन चलाई गई थी। लेकिन अब यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन चलने वाली है। जून में जो ट्रेन की शुरुआत होनी है उनकी बुकिंग करवा सकते हैं। पहले सिर्फ ऐप के जरिए, वेबसाइट के जरिए यह सुविधा थी और अब काउंटर पर भी मिलेगी टिकट। तो भोपाल रेलवे स्टेशन के काउंटर से अब यात्री अपना टिकट बुक करा सकेंगे। वहां भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। इसे लेकर स्टेशन पर विशेष व्यवस्था भी की गई है। लॉकडाउन के बाद भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 और ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का फैसला किया है और इसके लिए टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। पहले टिकट केवल ऑनलाइन बुक किए जाने थे, लेकिन अब ये टिकट विंडो से भी बुक किए जा सकेंगे। हम इस वक्त भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से बंद जो टिकट काउंटर है वो खुल गए हैं। यहाँ पर जो टिकट के लिए महिला कर्मचारी हैं रेलवे की, वो मौजूद हैं। हालांकि अभी सभी ट्रेनों में टिकट बुक नहीं हो पा रहे हैं कुछ सर्वर की दिक्कत की वजह से, लेकिन 1-2 दिन के अंदर बाकी सभी जो 200 ट्रेनें चलेंगी उनके टिकट बुक किए जा सकेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक व्यवस्था की गई है। जो लाल पट्टियाँ हैं वो यहाँ लगा दी गई हैं ताकि जो लोग टिकट बुक कराने के लिए यहाँ पर आएंगे वो एक निश्चित दूरी के साथ खड़े हो सकें। हालांकि टिकट बुक करने का जो विकल्प है वो ऑनलाइन भी मौजूद है, लेकिन जो लोग विंडो से आके टिकट कराना चाहते हैं तो फिर उनके लिए टिकट विंडो आज से खुल गई हैं। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इधर जबलपुर में भी सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए काउंटर से लोगों को आज से टिकट मिलने शुरू हो गए हैं। तकरीबन 50 दिनों के बाद जो सूने पड़े रेलवे के टिकट काउंटर हैं, एक बार फिर से गुलजार हो गए हैं। ये लोगों की उम्मीद से गुलजार हैं। दरअसल 50 दिन बाद एक बार फिर रेल के जो आरक्षण कार्यालय हैं वो गुलजार हुए हैं। आज से विंडो की जो टिकट्स हैं वो बुक होने की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि सभी को पता है कि 1 जून से 200 ट्रेनों की जो शुरुआत है वो यहाँ पर हो रही है। इस लिहाज से यात्री पुनः कहीं ना कहीं जैसे ही रेल सवारी जो है पटरी पर लौटी है तो अपनी यात्राओं की रिजर्वेशन कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और एक अपना रिजर्वेशन यहाँ करवा भी रहे हैं। एक भाई साहब यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब, रिजर्वेशन काउंटर्स खुल चुके हैं तो लंबे समय बाद जो है कहीं ना कहीं पटरी पर रेलवे आ रहा है, कैसा कहेंगे, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को अपनी लड़की की शादी करने के लिए गुजरात जाना था तो बहुत मुश्किल से टिकट हो गई हमारी और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग पूरे परिवार 5 सदस्य मेरे हैं तो 5 जन हम लोग जा रहे हैं गुजरात। 3 तारीख की टिकट हो चुकी है मेरी और कंफर्म मिली है टिकट। तो बेशक सभी यात्रा के लिए यहाँ पे तैयार। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए जो मार्किंग है वो यहाँ पर कर दी गई है। क्योंकि लॉकडाउन है और कोरोना संक्रमण के चलते बाकायदा यहाँ पे लाइन जो है और रिमार्किंग जो है वो कर दी गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना आरक्षण करा सकें। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी विंडोज बने हैं तो प्राथमिक तौर पर कुछ कम ही खिड़कियों को खोला गया है ताकि ज्यादा भीड़ ना हो और एकाएक कर जो यात्री हैं जिन्हें अपने गंतव्य तक जाना है वो रिजर्वेशन आके यहाँ काउंटर्स पे करा सकते हैं। और बेशक रेलवे भी कहीं ना कहीं अब इस तैयारी में है कि वापस जो व्यवस्थाएं हैं वो पटरी पर लौट सकें और इस लिहाज से आरक्षण जो है वो अब खिड़कियों से शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। तो काउंटर से टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। रतलाम का भी जायजा आपको बताएंगे। रतलाम स्टेशन पर रेलवे टिकटों की बुकिंग शुरू हुई। हालांकि पहले दिन लोगों की कम ही भीड़ स्टेशन पर यानी काउंटर पर टिकट के लिए नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए बाकायदा यहां पर भी खास इंतजाम किए गए। के बाद अब 1 जून से पूरे देश में 100 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें यानी 200 स्पेशल ट्रेनें पटरियों पर दौड़ेगी और उसको लेकर रतलाम रेल मंडल में भी आज से रिजर्वेशन काउंटर खोले गए हैं। रतलाम, इंदौर, उज्जैन, नागदा,
चित्तौड़गढ़ यानी रतलाम रेल मंडल के 5 प्रमुख रेलवे स्टेशंस के अलावा यहाँ पर 8 काउंटर खोले गए हैं। ये अभी रतलाम का ये रेलवे रिजर्वेशन काउंटर है जहाँ पर लोग आज सुबह से ही आ रहे हैं, तैयारियाँ पूरी है, भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो यहाँ पे जो दिशा निर्देश है सोशल डिस्टेंसिंग से लेके जो तमाम कोरोना को लेके जो रूल्स रेगुलेशन है उनको पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारी भी हमारे साथ है। सर बताएं कितने लोग आज यहाँ पे आए हैं रिजर्वेशन करवाने के लिए और आपने किस तरह के यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन उन्हें बताए हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं? फिलहाल तो सुबह 10 बजे अपने यहाँ काउंटर ओपन किया गया है, उसमें लगभग 10 से 15 लोग थे अभी फ़िलहाल, और अपन ने 1-1 फीट की दूरी पर RPF की मदद से पैसेंजर को भेजा और अंदर खड़ा किया है और उस प्रकार से अपन ने उनके फॉर्म लिए हैं। अभी फ़िलहाल अपन ने 2 विंडो ओपन की हैं और अभी रिफ़ंड का कोई प्रोविज़न नहीं है, रिफ़ंड अपन नहीं कर रहे हैं। अगले आदेश तक, जब भी आदेश मिलेंगे हम रिफ़ंड भी चालू करेंगे। रिफ़ंड की कोई व्यवस्था भी नहीं है रेलवे की ओर से, 6 महीने बाद रिफ़ंड की व्यवस्था की गई है। लेकिन रतलाम रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो करीब 20 से ज़्यादा ट्रेनें रतलाम रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी, जिससे कहीं ना कहीं लॉकडाउन में फंसे लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। कैमरा पर्सन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। और अब तूफान अम्फान का एक अपडेट आपको दे दें। प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे जायजा लेने के लिए, उड़ीसा भी वो जाएंगे, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां हैं, तबाही हैं, उसको देखकर वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। प्रकार का, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे व्यापार जगत से लोग जुड़े हुए हो, चाहे खेती क्षेत्र से जुड़े हुए, हर किसी को नुकसान होता है। आज मैंने हवाई निरीक्षण करके बारीकी से इस प्रभावग्रस्त विस्तार को मुख्यमंत्री जी के साथ, गवर्नर श्री के साथ दौरा करके उसको देखा है। अभी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्राथमिक आकलन है उसका ब्यौरा दिया है। हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो, कृषि का हो, पावर सेक्टर का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, घरों की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है, केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। पूरी दुनिया एक संकट से जूझ रही है, भारत भी लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट है। कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वहीं रहे, जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए 2 गज की दूरी बनाए रखे। लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने
भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। आज तो संकट के दौर में सरकार के साथ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ है केंद्र सरकार, और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में कुछ छात्रों का संकट हल किया गया है। भोपाल में रहकर पढ़ाई कर रहे नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को लेकर जल्द एक ट्रेन हबीबगंज स्टेशन से रवाना होगी। इस ट्रेन के जरिए नॉर्थ ईस्ट के करीब 300 लोग अपने घरों के लिए रवाना होंगे। इसमें ज्यादातर पढ़ाई करने वाले हैं। ये सभी 300 लोग मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में रह रहे हैं। कोई काम से पहुंचा था, कोई पढ़ाई करने पहुंचा था, और अब इन सभी की वापसी सुनिश्चित की गई है। प्रदेश से अलग अलग प्रदेशों के लोगों के जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। आज एक स्पेशल ट्रेन नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेकर रवाना होगी। हम इस वक्त भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले तमाम वो लोग जो भोपाल और भोपाल के आसपास किसी शहर में या किसी गांव में रहते हैं, वहाँ से यहाँ आए हैं और अब यहाँ से ये लोग ट्रेन के जरिए रवाना होंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? आप? हम लोग निमन से आए थे। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? अभी तो में जिरीबाम इम्फाल मणिपुर जाना है। मणिपुर। अच्छा, मणिपुर जाना है। अच्छा, किस तरीके की परेशानी आपको आ रही थी और आपको कैसे पता चला कि आपको मणिपुर अब ये ट्रेन लेकर जाएगी? हम लोग सर, हम लोग वहाँ से बहुत परेशान होते, खाना पीना। हम लोग वहाँ पे हम लोग जॉब के लिए आए थे। जॉब तो खाली 7 दिन करके हम लोग रुका दिया, बस लॉकडाउन की वजह से। आप लोग इंतजार कर रहे थे? हाँ, वो ट्रेन में इंतजार कर रहे थे। कब से इंतजार कर रहे थे? 2 महीने से। कुछ और भी है यहाँ पर। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए ये तो बता ही सकते हैं? नीमच से आए हैं। कहाँ जाना है आपको? मणिपुर। अच्छा, आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और किस तरीके की परेशानी आपको हो रही थी लॉकडाउन के दौरान? बोलना नहीं चाहते हैं। यहाँ और भी बहुत सारे आप लोग देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं, जिनको सबको अपने अपने घर जाना है। पिछले काफ़ी वक्त से बैठे हुए थे। अच्छा, आप बताइए कि आप कहाँ से आए और आपको कहाँ जाना है? अभी एमपी से आ रहा हूँ, नीमच, मध्य प्रदेश, मणिपुर से जाना है। फिर भी जितना उन्होंने बताया और हम समझ पाए हैं कि वो ये जो लोग हैं वो नीमच से आए हुए थे, कुछ और लोग भोपाल से हैं, कुछ अलग अलग जगहों से हैं, जिन्हें स्पेशल ट्रेन लेकर रवाना होगी और तब जाकर वो अपने घरों को पहुंच पाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी तरीके से भोपाल में फंसे केरल के छात्रों तक सांसद राहुल गांधी ने मदद पहुंचाई है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद भी हैं। भोपाल में फंसे केरल के छात्रों ने राहुल गांधी को ट्वीट किया था, मदद की गुहार लगाई थी, और इसके बाद राहुल ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को मदद के निर्देश दिए। इसके बाद 2 बसों के जरिए केरल के 50 छात्रों को रवाना किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में फंसे वायनाड और केरल के कुछ छात्रों की मदद के लिए एक बस भेजी है। इस वक्त ये बस पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के बंगले से रवाना हो रही है और कांग्रेस के जो विधायक हैं कुणाल चौधरी, वो खुद इस बस में मौजूद हैं। आज इन छात्रों का अपने घर जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने किससे मदद मांगी थी और कैसे मांगी थी? तो मेरे उधर के एमपी राहुल जी है, तो मैंने राहुल जी को कांटेक्ट में हमारा कलेक्टर से कांटेक्ट किया और कलेक्टर ने राहुल गांधी जी का नंबर दिया और मैंने राहुल गांधी जी को कांटेक्ट किया और उससे बाईजू सर, उसका पीए बाईजू सर ने कुणाल जी सर का और जीतू पटवारी सर का नंबर दिया, से बात करके हमको इधर जाने के लिए हेल्प बहुत किया। अच्छा, आप लोग यहाँ पर किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरीके की परेशानियाँ आपको लॉकडाउन के दौरान आ रही थी? हम यहाँ पे BDS पढ़ाई कर रहे हैं और 2 महीने से हमको बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं और हमारा खाना पीना कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। और अभी हमारा सारी प्रॉब्लम्स राहुल गांधी जी को बता दिया और उन्होंने हमें हेल्प करके अभी भेज रहे हैं। कुणाल जी, आप लोगों ने किस तरीके से इन लोगों की
मदद करने का फैसला किया, और क्या राहुल गांधी जी से बात हुई थी आप लोगों की? स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी का एक मूल है कि कैसे हम लोगों को पहुंचाने का काम करें, लगातार कई राज्यों में हम पहुंचाने का काम करें, और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर इस कामों को कर रहे हैं। जब वहाँ पे राहुल जी के ऑफिस पे इन्होंने कांटेक्ट किया, वहाँ से हमें फ़ोन आया, तो इनसे हमने चर्चा करी कि कैसे इन लोगों को पहुँचाया जाए। तो इनको हम लोगों ने बाय बस यहाँ से, क्योंकि केरल का एक लंबा सफ़र है, तो फिजिकल डिस्टेंस के साथ कि 52 सीटर बसों में 25 लोगों को इस बस में और 25 को दूसरे बसों में ये पहुँचाने का काम कर रहे हैं, ताकि ये लोग सकुशल वहाँ तक पहुँचे। तो ये देख सकते हैं आप कि ये जो छात्र हैं उनको मदद मिली है, राहुल गांधी के जरिए इन लोगों ने मदद की गुजारिश की थी, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक्टिव हुए और इनको आज उनके घर केरल, और कुछ जो छात्र हैं वो खुद राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड के हैं, वहाँ इन्हें भेजने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम शिवराज आज कई अहम बैठकें करने वाले हैं। सीएम दोपहर तकरीबन 3 बजे सरपंचों के साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इसके अलावा सीएम आज प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड भी बांटे जाएंगे, उनके जरिए बांटे जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की बात कही थी। इसके अलावा शाम 5 बजे वो कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। किस तरीके के काम अब तक हो चुके हैं, किस तरीके से कहां कमी है, क्या सुधार उसमें होना है, क्या इस दौरान योजनाएं लेकर आई जानी है, ये तमाम बातें इस समीक्षा बैठक के दौरान सामने आएंगी। और भोपाल में आयुष डॉक्टर्स का एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिला। आयुष डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर इस बात की आपत्ति दर्ज कराई है कि उन्हें वेतन नहीं मिल रहा। नरोत्तम मिश्रा ने मुलाकात करने के लिए आए दल को, टीम को, जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, उसे भरोसा दिया है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान कर दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन निरस्त नहीं होगा। आयुष इंटर्न डॉक्टर को जितने कोविड-19 सर्वे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको कंपटीशन मिलने के बाद सरकारी आयुष के पदों पर नियुक्ति दी जाए। और जितने ज़्यादा भोपाल के अंदर कंटेमिनेटेड एरिया हैं और जहां जैसे जहांगीराबाद, जाटखेड़ी, हम सभी आयुष इंटर्न डॉक्टर लगातार सेवाएं दे रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दे रहे हैं। हम पीपी किट में पूरे दिन भीग जाते हैं सर, दिन में 3 दिन नहाया जाता है, पूरी शरीर में जलन होने लगी है। हम इतनी परेशान है कि कोई हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस विषय में आपके यहाँ पे आए, इस विषय में आपके लिए कोई नहीं सुन रहे, हम तो सुन रहे हैं। इस विषय में आपके आप आज आए हो, आज ही सुन रहे हैं। ये हालत होती है कलेक्टर महोदय सर, मैं तो रोज ही। और मध्य प्रदेश की सियासत होने वाली है दिलचस्प। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीएसपी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। बसपा इस ऐलान के बाद, बसपा ने जो ऐलान किया है उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस, इनका जो वोटों का सियासी गणित है, जो समीकरण है, वो गड़बड़ा सकते हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने यह साफ कर दिया कि हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जल्द ही दावेदारों के नाम पर चर्चा भी शुरू हो जानी है। जो भी टिकट के दावेदार होंगे उनके नामों की लिस्ट मायावती को भेजी जाएगी। मायावती जी ने ये तय किया है कि बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में होने वाले सभी उपचुनावों में हिस्सा लेगी और पूरी दमखम के साथ लड़ेगी। और पार्टी के पास सभी सीटों पर अच्छे प्रत्याशी हैं और निश्चित तौर पर अपनी अच्छी उपस्थिति बहुजन समाज पार्टी आगामी उपचुनाव में दर्ज कराएगी। और जबलपुर से मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, जहां रेलवे अस्पताल का अमानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल श्रमिक ट्रेन से एक परिवार यूपी लौट रहा था, लेकिन उनकी 1 साल की मासूम बच्ची की हालत ट्रेन में बिगड़ गई। इसके बाद परिवार जबलपुर स्टेशन पर उतरा। रेलवे के कर्मचारियों ने पहले तो बच्ची के साथ परिजनों को ये लोग रेल अस्पताल ले गए। इसके बाद परिजनों को गाड़ी से स्टेशन परिसर पर लाकर छोड़ दिया गया, क्योंकि बच्ची की मौत हो चुकी थी। परिवार के लोग शव के साथ स्टेशन परिसर में काफी देर तक बेसुध बैठे रहे। किसी की बच्ची की मौत हो जाएगी, वो इसी तरीके से बैठा रहेगा। इस बात की खबर लगने के बाद जीआरपी के थाना प्रभारी ने इस डेड बॉडी को जबलपुर मेडिकल कॉलेज भिजवाया और अब कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इसकी जांच की जाएगी और उसके बाद ही ये शव परिजनों को सौंपा जा सकता है। परिजनों को भी क्वारंटाइन किया गया है। सवाल ये उठता है कि जब बच्ची की मौत हो गई तब रेलवे अस्पताल क्यों डेड बॉडी को लेकर सीधे इस अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टर की पुष्टि जरूरी होती है। परिजनों के साथ डेड बॉडी को वापस रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया, ये अमानवीयता है। जबकि इसे सीधे मेडिकल कॉलेज या जहां भी
सुविधा होती है पोस्टमार्टम की, वहां भिजवाया जा सकता था। गुना के जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में भर्ती महिला के परिजनों और डॉक्टर के बीच जमकर विवाद हो गया। देर रात यह विवाद हुआ और इस विवाद में मैटरनिटी वार्ड में पदस्थ डॉक्टर आराधना विजयवर्गीय के साथ महिला के परिजनों ने जमकर बहस कर ली। परिजनों ने विवाद का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। ये पूरा विवाद यहां प्रसव के लिए भर्ती कराई गई महिला को सर्दी और बुखार आने के बाद कोरोना टेस्ट कराए जाने और फिर उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने को लेकर हुआ है। सबको ठंड लग रही है, मैं देख रहा हूँ। बुखार है, ठंड सबको आ रहा है। क्या बुखार है? क्या? उसको भी नहीं है बुखार। उसको अभी नहीं है बुखार, लगा था 3 दिन आया है। समझ बात को करो। समझ ही नहीं आ रहा बात को यार। और धर्म वाली बात क्यों आती है? अभी बोला आपने, मैडम अभी बोला मेरे पेशेंट को अगर कुछ होता है ना तो देख लेना। मार तो लो, मारो। मारो क्यों मारेगा आपको? आप मार रहे हो, मान लो तो। हाँ, बोल के मार रही हो आप। मैंने मारा। और अब बड़ी खबर पुणे से मिल रही है, जहां कोरोना वायरस महामारी के गंभीर संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र के पुणे में भीषण हादसा हो गया है। पुणे के एक रासायनिक कारखाने में भीषण आग लग गई। बताया यह जा रहा है कि आग इतनी भयानक है कि दूर दूर तक आसमान में धुएं के काले बादल नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह घटना पुणे के करकुंभ MIDC इलाके की है। आग लगने की लगातार बढ़ती घटना है, लेकिन इन सब के बावजूद ये घटना बेहद महत्वपूर्ण। ये एक रासायनिक कारखाने में लगी आग है, जिसे काबू में करना बेहद मुश्किल होता है। धुएं का गुबार देखिए, मानो धुएं से एक पूरा वायुमंडल इस तरीके से तैयार हो गया हो। कई किलोमीटर दूर से इस धुएं के गुबार को देखा जा सकता है। धुएं के गुबार के बीच की आग की लपटें ये बता रही हैं कि इसे काबू में करना कितना खतरनाक रहा होगा। पुणे के कुरकुंभ इलाके की घटना है और MIDC इलाके में जो रासायनिक फैक्ट्री है, कारखाना है, उसमें यह आग लगी है। दूर से ही धुएं के इस गुबार को देखा जा सकता है। तो आसमान को छूती धुएं और आग की लपटें, जिसने भी ये तस्वीर देखी वो वहीं ठहर गया। सबसे बड़ी दिक्कत ये, परेशानी ये कि ये एक रासायनिक कारखाने में लगी आग है और रासायनिक कारखाने में लगी आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल होता है। इसके अलावा रासायनिक पदार्थों में या रसायन बनाने से जुड़े पदार्थों में जब भी आग लगती है, उसकी हवा भी शरीर के लिए घातक होती है, वो धुआं भी शरीर के लिए घातक होता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।